मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 54 स्थित मॉडल इंस्टीट्यूट कॉलेज का है, जहां कॉलेज के चेयरमैन अनिल खरिया ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2019 में उनके द्वारा कॉलेज का संचालन महेश मकवाना नामक व्यक्ति को दिया गया था, जहां छात्रों के द्वारा जमा कराई गई फीस स्वयं के खाते में जमा करवाकर कॉलेज को आर्थिक नुकसान पहुंचाया और धोखाधड़ी पूर्वक फर्जी दस्तावेज के आधार पर फर्जी अकाउंट भी खोले गए, जिससे पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी पिछले 6 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस लगातार आरोपी की धरपकड़ के लिए प्रयास कर रही थी। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी महेश मकवाना को ओमेक्स सिटी के पास उसके घर दबिश देकर गिरफ्तार किया। एक आवेदक 2022 में मार्च में आए थे, उनके अनिल खरिया, उनके द्वारा एक रिपोर्ट की गई थी। उनका कहना था कि वो कॉलेज के जो संचालक हैं महेश मकवाना, वो कॉलेज के जो संचालक थे उनको कॉलेज में विद्यार्थियों का एडमिशन करना था और उनको कॉलेज के अकाउंट में फ़ीस जमा करवानी थी, लेकिन उनने कॉलेज के अकाउंट में फ़ीस न जमा करके अपने व्यक्तिगत अकाउंट में फ़ीस जमा कराई गई और इस प्रकार से उनने 31 लाख रुपए की ये धोखाधड़ी की। और फिर समिति के द्वारा, कॉलेज प्रबंधन के द्वारा जब ये जांच की गई तो उनने फर्जी हस्ताक्षर करके भी एक अकाउंट खोला था, ऐसा उनको पता चला था। संचालक महेश मकवाना के द्वारा ऐसा किया गया था। कुल कॉलेज को 46 लाख रुपए की हेराफेरी करके धोखाधड़ी की गई थी। इस संबंध में 2022 में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था पूर्व में और अभी उसकी हमारे द्वारा आज गिरफ्तारी की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रहे हैं। कल उसको न्यायालय में पेश करके उसका PR लिया जाएगा, जहां से उसके द्वारा ये धोखाधड़ी के रुपए हैं वो कहां गबन किया है, कहां रखे हैं, इस संबंध में पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के लिए मंगलवार का दिन बेहद ही खास रहा, जब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने दीप प्रज्वलित कर कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। इस दौरान जया बच्चन, टीना और अनिल अंबानी भी मौजूद रहे। इंदौर की स्वच्छता के मुरीद हुए महानायक अमिताभ बच्चन ने इंदौर की जमकर सराहना करते हुए कहा कि इंदौर शहर आकर मुझे आनंद आ रहा है। इतना भव्य अस्पताल यहाँ पर खोला गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसका उपयोग करेंगे। इंदौर शहर को घोषित किया है कि वो सबसे स्वच्छ शहर है भारतवर्ष में। आज इस अस्पताल के उद्घाटन के बाद मैं कहना चाहता हूं, इंदौर जो है सबसे स्वस्थ शहर भी भारत का बने। अमिताभ बच्चन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 1950 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने अस्पताल के उस तरह से दर्शन नहीं किए होंगे जिस तरह से मैंने किए हैं। न जाने कितने ऑपरेशन थिएटर, न जाने कितने डॉक्टरों से मेरा इलाज होता रहा और मैं अपना आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उनकी वजह से मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। उनकी वजह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितनी भी दुर्घटनाएं हुई है मेरे साथ, कई बार मुझे लगा कि मेरे पास साधन थे, मेरे परिवार के पास साधन थे कि मैं अपना इलाज विदेश में जाकर करवा सकूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे भारत की चिकित्सा और भारत के डॉक्टरों पर पूरा विश्वास था और आज तक विश्वास रहेगा। यदि आगे भी कभी ऐसी अवस्था आए कि मुझे अस्पताल में जाना पड़ेगा तो मैं एक बार फिर भारत के डॉक्टरों पर विश्वास रखूंगा और भारत के अस्पतालों पर विश्वास रखूंगा। इंदौर शहर को घोषित किया है कि वो सबसे स्वच्छ शहर है भारतवर्ष में। आज इस अस्पताल के उद्घाटन के बाद मैं कहना चाहता हूं कि इंदौर जो है सबसे स्वस्थ शहर भी भारत का बने। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इंदौर में आ KDA હોસ્પિટલનું ઉદ્ઘાટન થઈ રહ્યું છે તે જાણી મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે। ઇન્દોરમાં 300 બેડની હોસ્પિટલનું અત્યંત આધુનિકરણથી આ હોસ્પિટલનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે તેની મને ઘણી જ ખુશી થાય છે। It's eco-friendly and a true example of the new India that we would all like to see. KDH is a perfect fit for the city as we benchmark ourselves not just to the best in the country but the world. Indeed, our healthcare journey has spanned close to 15 years
It's a very, very emotional moment. It has been both a rewarding and a humbling experience as we navigate this course. For me personally, it has brought a lot of meaning to my life and enriched me beyond measure. राज्यपाल मंगूभाई पटेल के मुख्य आतिथ्य में पुरातत्व संग्रहालय के नवीन भवन सहित नई वीथिकाओं के लिए विधिवत भूमि पूजन संपन्न हुआ। बुधवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल के मुख्य आतिथ्य में विक्रम कीर्ति मंदिर परिसर स्थित पुरातत्व संग्रहालय परिसर में नवीन भवन सहित नई वीथिकाओं के लिए बुधवार 18 जनवरी को दोपहर में विधिवत भूमि पूजन संपन्न हुआ। भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित अतिथियों ने पुरातत्व संग्रहालय का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, कुलपति अखिलेश कुमार पांडे, कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पौराणिक, डॉक्टर रमन सिंह सोलंकी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए स्मार्ट सिटी के अधीक्षण यंत्री नीरज पांडे ने बताया कि उज्जैन शहर के विक्रम विश्वविद्यालय में स्थित वर्तमान विक्रम कीर्ति संग्रहालय शहर के समृद्ध इतिहास के कुछ संग्रह हैं, जिसमें लगभग सभी अवधियों शासकों की कलाकृतियां हैं। इतना ही नहीं, संग्रहालय में प्रागैतिहासिक युग की 650 कलाकृतियां और 30,000 दुर्लभ पांडुलिपियों का विशाल पुरातत्व संग्रहालय में संग्रह है। संग्रहालय का वर्तमान भवन जीर्ण होने से स्मार्ट सिटी द्वारा संग्रहालय के जीर्णोद्धार तथा उन्नयन का कार्य किया जाएगा। प्रस्तावित कार्य में 1200 वर्ग मीटर के नए भवन का निर्माण तथा 4500 वर्ग मीटर के मौजूदा ढांचे का उन्नयन अथवा नवीनीकरण तथा कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए नई गैलरी स्थापित करना, वातानुकूलन एवं आधुनिक भंडारण, प्रदर्शन, प्रकाश व्यवस्था और ऑडियो डिजिटल माध्यम से कलाकृतियों एवं पांडुलिपियों के बारे में जानकारी देना तथा जन सुविधाएं विकसित करना आदि शामिल होंगे। उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा मैसर्स दोषी कंसल्टेंट प्रॉपर लिमिटेड इंदौर को कार्यादेश जारी किया जा चुका है। यह आयोजन विक्रम विश्वविद्यालय के पुरातत्व संग्रहालय के स्वरूप को बदलने का कार्य किया जाएगा। संग्रहालय को आने वाले दिनों में सरकार 14 करोड़ रुपए की लागत से संवारने का कार्य करेगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयास से संग्रहालय को अत्याधुनिक रूप देने एवं संरक्षित प्रतिमाओं और अवशेषों को संरक्षित रखने के लिए उक्त राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत राशि से विक्रम विश्वविद्यालय के विक्रम कीर्ति मंदिर स्थित पुरातत्व संग्रहालय में रखी पुरातात्विक धरोहर, जिसमें 5 लाख साल पुराना विश्व प्रसिद्ध हाथी का मस्तक, गेंडे का सींग, दरियाई घोड़े का दांत, जंगली भैंसे का जबड़ा एवं अन्य 200 जीवाश्म तथा अन्य अवशेष, जिन्हें विभिन्न वीथिकाओं में प्रदर्शित किया जाएगा। मंगलवार दोपहर में उपज को लेकर किसान और व्यापारियों के बीच हुए विवाद के दूसरे दिन व्यापारी धरने पर बैठ गए और सुरक्षा की बात पर अड़े रहे। वहीं दूसरी ओर किसान संगठन के पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता और किसान आगर रोड स्थित चिमनगंज कृषि उपज मंडी में मंडी सचिव के ऑफिस में पहुंचे और यहां किसान संगठन ने मंडी प्रशासन की तरफ से प्रतिनिधि बनकर आए एसडीएम राकेश शर्मा के समक्ष अपनी बात रखी। किसान संगठन ने किसान के पक्ष में बात रखते हुए कहा कि व्यापारी द्वारा जब उपज देखकर माल खरीदा गया तो फिर बाद में विवाद व्यापारी द्वारा क्यों किया गया। किसान संगठन ने कहा कि ये आज की बात नहीं है, इस तरह की स्थिति हमेशा बनी रहती है और उपज का सौदा होने के बाद किसान को तय राशि से कम का भुगतान कर मामले को शांत कर दिया जाता है। कल भी जब व्यापारी द्वारा किसान की उपज को खराब बताया गया और तय राशि देने से इनकार किया गया तो विवाद की स्थिति बन गई और किसान अपना आपा खो बैठा और व्यापारी से विवाद कर बैठा। बता दें कि यह सारी घटना मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। विवाद इतना बढ़ गया था कि शाम को मंडी सचिव शर्मा ने वस्तु स्थिति को देखते हुए चिमनगंज थाने में किसान के खिलाफ लिखित आवेदन दिया था, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर व्यापारी भी सुबह 11 बजे से मंडी प्रांगण में गणेश मंदिर के समीप धरने पर बैठे रहे, इस बात को लेकर कि आए दिन किसान द्वारा व्यापारी से विवाद किया जाता है और मारपीट भी की जाती है। इससे उनकी सुरक्षा कौन करेगा। एसडीएम शर्मा ने व्यापारी और किसान के समक्ष सामंजस्य बैठाने की कोशिश की, पर दोनों पक्ष नहीं माने और व्यापारी वहीं धरने पर बैठे रहे। तो किसान संगठन नाराज होकर मंडी गेट आगर रोड पर पहुंच गए और चक्का जाम कर दिया। इधर मंडी में उपज लेकर देर रात से किसान परेशान होते रहे। मंडी सचिव उमेश शर्मा द्वारा कोई सूचना जारी नहीं की गई थी
कि आज व्यापारी धरने पर रहेंगे और मंडी उपज की नीलामी नहीं होगी। सूचना जारी नहीं होने से किसान दिन भर परेशान होते रहे। देते हैं मंडी में, तो उनका ये कहना था, बोले न तो हम कुछ सुनेंगे न करेंगे, पूरा किसान संघ हमारे साथ है, वो यहाँ आएंगे और वो ट्राली खुला के जाएंगे। आज मंडी चालू 10:30 बजे चालू होती है, आज मंडी चालू नहीं हुई। इन्होंने बोला कि किसान से झगड़ा हो गया व्यापारी का कल, तो आज हमको मालूम नहीं थी, सब किसान आ गए हैं और अभी इन्होंने सुबह 10:30 बजे से कार्य चालू नहीं करा, तो हम सब यहाँ आए। नहीं सूचना किसी किसान को नहीं, सूचना आती तो थोड़ी आते, सूचना कुछ भी नहीं, इसीलिए आए। कितने किसान आए, क्या क्या लेके आए, माल क्या परेशानी? सोयाबीन भी है, गेहूँ भी है, चने सभी फसल है। किसान है करीबन 1000 किसान होंगे, 1000 किसान के लगभग में 1000 दोनों फट भरे। आज और माल भी ज्यादा है। क्या मंडी का कुछ बताया? मंडी ये कि किसान से झगड़ा हो गया कल, क्यों बोल रहे हो? तो किसान को गिरफ्तार, कल गिरफ्तार करो किसान को। उज्जैन जिला न्यायालय में विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जरूरतमंद पक्षकारों व निराश्रित लोगों के लिए स्वर्णिम भारत मंच के सहयोग से निःशुल्क भोजन वितरण प्रतिदिन किया जाता है। इसी कड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भोजन वितरण कार्यक्रम के 100 दिन पूर्ण होने पर निराश्रित लोगों को कंबल व वस्त्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेंद्र कुमार वाणी, जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरविंद कुमार जैन, जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई, उज्जैन बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक यादव व स्वर्णिम भारत मंच के दिनेश श्रीवास्तव व बड़ी संख्या में एसोसिएशन के सदस्य व शहर के अन्य समाज से भी मौजूद रहे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वाणी ने कार्यक्रम में सभी दानदाताओं को धन्यवाद प्रेषित किया। कि 100 दिन राम रोटी वाला जो हमारा कार्यक्रम चल रहा था, उसको 100 वर्किंग डे पूरे हुए हैं और इस अवसर पे जो कार्यक्रम हुआ इसमें बहुत उत्साह लोगों का हमें देखने को मिला। हमारे अधिवक्ता बंधु, हमारे स्टाफ के लोग और जो भी NGOs हैं, जो दानदाता आगे आए हैं, उन्होंने अपने घरों से कपड़े, कंबल और जो भी वस्तु या नगद भी देने में अपनी बहुत सहभागिता जाहिर की है। मैं उन सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारी गतिविधियाँ हैं, जो दीन दुखियों की सेवा की गतिविधियाँ हैं, जो हर तरह की सेवा उपलब्ध कराने के लिए हम तैयार हैं, वो गतिविधियां और आगे बढ़ेगी और हम इसमें नई ऊंचाइयां भी प्राप्त करेंगे। और एक मानवीय दृष्टिकोण की सराहना इसलिए करना चाहिए कि ये जो आयोजन है, ये किसी हाल में या बंद कमरे में नहीं, खुले रूप से, जिसको शहर के का, यहाँ के स्टाफ का, अभिभाषकों का धन्यवाद है। सुझाव हमें हमारे संगठन के सचिव जितेंद्र बैरागी जी के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आदरणीय अरविंद जैन साहब के पास गया था, तब ये विचार आया था कि जिला न्यायालय में भी ऐसी मदद होना चाहिए जो जरूरतमंद पक्षकारों को भोजन मिल सके। जिला न्यायालय की बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी में 1.5 लाख रुपए की लागत से 10 साल के 40 विधि के संस्करण की पुस्तकें लाई गई हैं। ये पुस्तकें बार चुनाव के निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट पंडित गोविंद शर्मा व अन्य निर्वाचन समिति के सदस्यों द्वारा बार चुनाव में होने वाले खर्चे में कटौती कर बचत करके लाई गई है, जिसमें सन 2012 से लेकर 2022 तक के पिछले 10 सालों के 40 विधि संस्करण लाकर लाइब्रेरी को अपडेट किया गया है। पुस्तकें लाइब्रेरी में भेंट करते समय एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बार अध्यक्ष अशोक यादव व लाइब्रेरी के सचिव एवं अन्य सदस्यों को पुस्तकें भेंट की गई। इस मौके पर बार अध्यक्ष अशोक यादव व बार सचिव प्रकाश चौबे ने निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट पंडित गोविंद शर्मा व उनकी टीम को एक अच्छे कार्य के लिए बधाई दी और बताया कि इन पुस्तकों से सभी अभिभाषकों को काफी मदद मिलेगी। हमें उम्मीद है कि पंडित गोविंद शर्मा व उनकी टीम आगे भी बार के हित में कार्य करते रहेंगे। और चुनाव में जो राशि खर्च हुई थी उसको सीमित खर्चा करते हुए हमने उस 1.5 लाख रुपए की राशि बचाई है और उस राशि का सही उपयोग हो, इसलिए हमने ये 1.5 लाख रुपए की किताबें हमारे यहाँ पर पुस्तकालय में भेंट करी है, ताकि जो वकील अभिभाषक नए आ रहे हैं, पुराने आ रहे हैं, किताबें थी नहीं है 2012 से लेकर 2022 तक 10 साल की किताबें खरीद के हमने यहाँ पर दान कर दी है।
ये बड़ा ही हर्ष की बात है कि हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी दिलीप भार्गव जी और उनकी पूरी टीम बैठी हुई हमारे बीच में। इस वर्ष 2023-24 का जो निर्वाचन हुआ है, इनके हमारे गोविंद गुरु शर्मा जी मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे, और जो बार का निर्वाचन का जो पैसा बचा करीब 1.5 लाख के आसपास, तो उनने पूरे बार हित में देखते हुए नए जूनियर को और 1.5 लाख की किताबें उपलब्ध कराई है, जिससे नई अभिभाषकगण जो है उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और उनको ज्ञान अर्जन हो। जैसे नया अधिवक्ता आ रहा है, अभी सारे संस्करण है, अपडेट है इसमें, और बहुत सारे निर्णय है इसमें। उज्जैन में बढ़ती ठंड के मौसम को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र के कई किसानों ने फसलों के लिए विशेष जानकारी साझा की है। गांव के किसानों ने बताया कि बढ़ रही सर्दी से कई फसलों को भारी नुकसान हो सकता है, साथ ही कई तरह की फसलों को फायदा भी। पूरे विषय में किसान ने फसल को लेकर बढ़ रही ठंड में विशेष जानकारी साझा की है। सबसे सर्द रात थी आज, मतलब बर्फ़ जम गया था खेतों में। वो तो किसानों की किस्मत अच्छी है जो हवा नहीं चली, नहीं तो फसलों को नुकसान भी हो सकता था। अभी क्योंकि गेहूं की फसल बाली पे है, भर बहार पे है, इसलिए नुकसान होने का डर था, लेकिन नुकसान हुआ नहीं। प्याज लहसुन या चने में कुछ? प्याज लहसुन में इससे फ़ायदा है। हाँ, चने आलू की फसल और गेहूँ की फसल में बेकायदा नुकसान हो सकता अगर ऐसी सर्दी बन। शाजापुर में विश्वकर्मा समाज द्वारा कर सलाहकार नरेंद्र विश्वकर्मा पर हुए प्राण घातक हमले के मामले में एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। समाजजनों ने एसपी कार्यालय के बाहर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। ज्ञापन सौंपकर एसपी जगदीश डावर को बताया पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज, जिसमें आरोपियों द्वारा कर सलाहकार को बेरहमी से लाठियों के द्वारा पीटा गया। उनको बचाने के लिए आए उनकी पत्नी, बेटा और बेटी पर भी हमला बोला गया। पूजा अग्रवाल एवं उनकी बेटी के साथ भी मारपीट की गई। आरोपियों ने हाथ में से मोबाइल छुड़ाकर फेंक दिया। इस घटना में कर सलाहकार को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां गंभीर हालत होने पर उन्हें इंदौर रेफर किया गया। इंदौर में अभी भी उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। पुलिस ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया है, उसमें भी धाराएं बढ़ाई जाए। पुलिस आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करे, नहीं तो समाजजनों द्वारा आंदोलन किया जाएगा। धार जिला मुख्यालय पर जन सुनवाई में कलेक्टर प्रियंका मिश्रा लोगों की समस्याएं सुनकर निराकरण कर रही थी। ऐसे में बुजुर्ग समाज से भी अपनी समस्याओं को लेकर जन सुनवाई में पहुंचे। इस दौरान एक 80 वर्षीय महिला को परेशान होते देखा, जिसे उसके बेटे ने खाना पीना देना बंद कर दिया गया और घर से निकाल दिया। वो बुजुर्ग महिला दर दर ठोकर खा रही थी। वह वृद्ध आश्रम में रहना चाहती थी। वे उसे लेकर जनसुनवाई में कलेक्टर के पास पहुंचे और उनकी परेशानियों पर बात करने लगे। ऐसे में कलेक्टर ने उक्त बुजुर्ग की भी समस्या जानी, तो उन्होंने अपना नाम गोपाल राव दुबे बताते हुए उनके द्वारा वर्षों से नगर में किए जा रहे सामाजिक कार्यों और सेवा कार्यों की जानकारी बताई। आज उनकी आर्थिक और पारिवारिक परिस्थितियां ठीक नहीं है। उसी पर मदद की गुहार लेकर वे जन सुनवाई में पहुंचे थे, जिस पर बुजुर्ग गोपाल राव दुबे की बात सुनकर कलेक्टर प्रियंका मिश्रा उनसे काफी प्रभावित हुए और प्रशासनिक स्तर पर उनकी हर मदद का आश्वासन दिया। जिसके बाद कलेक्टर जन सुनवाई से घर की ओर निकले। ऐसे में बुजुर्ग को रास्ते में देखा तो उन्हें अपने साथ लेकर बुजुर्ग के घर गांधी कॉलोनी तक आए। उनके घर के हाल चाल जाने और कुछ समय वहां बिताकर उनसे चर्चा भी की। साथ ही वर्तमान परिस्थितियों को जानकर कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देखिए, हम लोग हमेशा जनसुनवाई में बैठते हैं मंगलवार को, और बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं। तो उसी क्रम में आज मैं जनसुनवाई में बैठा था, तो मैंने देखा कि एक वृद्धजन आए और उन्होंने अपने किए गए कार्य के बारे में बताया। उन्होंने अपने जीवन में समाज के लिए और प्रशासन के सहयोग के लिए क्या कार्य किए हैं, और उसको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम लोग शिकायतें सुनते हैं, वो भी जनता से जुड़ी हुई होती हैं, तो इनकी मैंने बात सुनी और उसके बाद संबंधित अधिकारियों को इनके किए गए कार्य के लिए किस प्रकार इनको सम्मान दिया जा सकता है, उस पर मैंने उनको निर्देशित किया। बट जनसुनवाई से मैं बाहर निकल रहा था तो मैंने देखा कि गोपाल जी जो हैं वो निकलने के लिए तैयार हो रहे थे, तो मैंने कहा कि क्यों ना इनको घर तक छोड़ दिया जाए, उसी बहाने इनसे बात करने का अवसर भी मिल जाएगा।
तो हम लोग इनको लेकर के आए इनके घर तक और रास्ते में चर्चा करते हुए आए कि धार शहर कैसे बदला है, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबा समय यहाँ की सड़कों को देखा और समाज को देखा है। तो हमारे लिए भी एक युवा होने के नाते भी और एक ज़िले का कलेक्टर होने के नाते भी वृद्धजनों से बात करके चर्चा करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यहाँ आए जब इनका घर देखा तो देख कर के भी आनंद आया और इनके कुछ जो पारिवारिक ज़रूरतें हैं उसका भी हमने संज्ञान लिया और जो आवश्यक मदद हो पाएगी करने का प्रयास करेंगे। क्या मांग थी इनके आवेदन में, इन्होंने क्या कहा? इनकी ऐसा इस बात को लेकर के कोई मांग नहीं थी। इनका ये था कि कुछ राज्य स्तर के पुरस्कार हैं तो उसमें इनका नामांकन किया जाए, तो वो निश्चित रूप से किया जा सकता है। बाकी निर्णय तो राज्य शासन का होता है। और पारिवारिक रूप से व्यक्तिगत रूप से इन्होंने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, बट और परिवारजनों ने जो मुझे बताया है तो जो भी बन पड़ेगा प्रशासन की ओर से सहयोग। मैं कलेक्टर गया था, अपने शासन से कुछ सहयोग मिला, मेरे को काफ़ी सेवाएं दी है, उस वक्त उसके लिए गया था। और लेकिन वहाँ पर एक बुढ़िया जो थी बेचारी बड़ी परेशान हो रही थी कि कहाँ क्या है क्या। तो उसको फिर मैं पूछा तो दादा मेरे को घर से बच्चों ने भगा दिया है, कर दिया, भूखे मरे, सब मेरा घर बार सब ले लिया। तो उसको अनाथ आश्रम भर्ती करना था। तो आज वो इसीलिए हम बुढ़ी को देने के अनाथ आश्रम में वृद्धाश्रम भर्ती करा दें तो उसमें इसका होगा। फिर जब देखा मैंने चल फिर तो उसके साथ मेरे ये काम भी हो गया कि आपको बता दिया कलर साहब, पूरा मेरे लेटर वेटर सब दिए, मैंने सब बता दिया। दादा आपने अपने जीवन काल में क्या क्या सेवाएं दी है? जीवन काल में पुलिस के साथ गश्त थी, रात में देना गश्त थी, चौकीदारी करी और पापड़ बड़ी अचार मुरब्बे सब बेचे मैंने। स्थापना भी की है? स्थापना की, नगर स्वच्छता समिति की स्थापना मैंने की है। स्कूल के भी स्थापना क्या सब स्कूल निःशुल्क फ्री फंड, पैसे नहीं लेते, हम फ्री फंड कोचिंग क्लास चलाते हैं। अच्छा। अभी भी ऐसे ही करते थे, पैसा नहीं लेते हैं, निःशुल्क सेवाएं देते हैं। अब इतना होने के बाद भी मेरे शासन का भी मेरे घर की ओर या मेरे बच्चों की ओर देख ले तो बहुत बहुत आभार रहूँगा। भगवान आपका भला करे। सुसनेर में मंगलवार की देर रात को मोड़ी चौराहे पर सड़क किनारे खड़े युवक को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे सड़क पर खड़ा युवक व बाइक सवार घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल लेकर लाया गया। मिली जानकारी के अनुसार मुकेश चंद्रवंशी निवासी खजूरी ने सड़क किनारे खड़े कैलाश बैरागी निवासी चाटूखेड़ा को टक्कर मार दी, जिसके कारण दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल लेकर लाया गया, जहां पर दोनों घायलों का उपचार किया जा रहा है। राजगढ़ जिले के देहात पुलिस थाना ब्यावरा में आज रात को सर्चिंग के दौरान गुना से इंदौर जा रहे 2 वाहनों में करीब 110 पेटी अवैध शराब का परिवहन करते हुए 3 लोगों को भोपाल बाईपास चौराहे से गिरफ्तार किया गया। देहात थाना प्रभारी राम कुमार रघुवंशी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि रात को सूचना प्राप्त हुई कि टाटा मिनी ट्रक और एक जीप में अवैध शराब भरकर 3 लोगों के द्वारा परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर तत्काल देहात थाने का पुलिस बल भोपाल बाईपास चौराहे पर पहुंच गया। देहात पुलिस ने गुना से इंदौर जा रहे मिनी ट्रक और एक जीप के अंदर कार्टून में भरे करीब 110 पेटी अवैध शराब का परिवहन करते हुए जब्त किया गया और अवैध शराब का परिवहन करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है। आज हमें रात में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग अवैध रूप से शराब का परिवहन कर रहे हैं और सूचना की तस्दीक हमने हमारे स्टाफ के द्वारा की है, जिसमें हमें 2 वाहन और शराब पकड़ाई है और इसमें इनकी गिनती करके और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।